आलोक एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स फिल्म के प्रभाव। द कश्मीर फाइल्स फिल्म मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, या यूँ कहें मेरे माध्यम से आपका भी पीछा नहीं छोड़ रही है। बार बार ये एक परिचर्चा का बिंदु बनती है, और क्योंकि मैं न्यूज़पेपर बेस्ड एनालिसिस को ज़्यादातर लाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए जो मैं कहता हूँ वो जो भारतीय चिंतन में चल रहा होता है, मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर के नहीं आता। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं उस बिंदु को लेकर के आप तक आता हूँ जो इस देश में चल रहा है। दोस्तों, अगर मेरा चैनल पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, जिससे कि मेरा ये जो सामाजिक परिवार का दायरा है वो बढ़ता चला जाए, और परिवार जब बढ़ता है बहुत खुशी होती है। दोस्तों, कश्मीर फाइल फिल्म के प्रभाव को देखने के लिए अगर आज के न्यूज़पेपर को एनालिसिस किया जाए, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ है द एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर है। सिविल सेवा की तैयारी कराता हूँ बच्चों को, IAS की तैयारी कराने के लिए आपका न्यूज़पेपर पे पकड़ आपकी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। देखिए, द कश्मीर फाइल फिल्म के प्रभाव का आज के न्यूज़पेपर में जो अलग अलग घटनाएं आई हैं, 3 घटनाएं हैं जो कश्मीर फाइल फिल्म के प्रभाव को दर्शाती हैं। पहला एक बिंदु आया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में जो मीडिया के सामने आया, उसकी बात को लेकर के मैं द कश्मीर फाइल फिल्म के प्रभाव को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को लेकर के भारत के मुसलमानों को, स्पेशली उत्तर प्रदेश और भारत के मुसलमानों को कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए और कोई ज़्यादा उग्रता और व्यग्रता नहीं दिखानी चाहिए। क्या कश्मीर फिल्म के पहले आप इस तरह के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयानों से उम्मीद कर सकते थे? क्योंकि अभी तक तो कॉमन सिविल कोड को लेकर के नाने कितने ऐसे बयान आ चुके थे जिसमें कहते थे नहीं, हम उसमें सहमत नहीं हैं। देखिए, इस देश का एक वर्ग है जो संविधान की बात करता है, लेकिन संविधान में अगर आर्टिकल 44 की बात करने लगे तो कहता नहीं, ये लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड जो भारतीय संविधान में दिया गया है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। अगर आर्टिकल 14 संविधान का हिस्सा है, आर्टिकल 29 संविधान का हिस्सा है, आर्टिकल 30 संविधान का हिस्सा है, तो आर्टिकल 44 संविधान का हिस्सा है। आप संविधान की एक अनुच्छेद को तो आप पाना चाहेंगे, लेकिन दूसरे अनुच्छेद को आप लागू करने से मना करेंगे। तो द कश्मीर फाइल फिल्म जो कश्मीरी पंडितों पर, कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए थे उसको बताती है, अंदर तक उद्वेलित करती है, और उसका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में और भारतीय पांथिक व्यवस्था में दीर्घकालीन परिणाम होगा, जिसकी शुरुआत आज से या उसी दिन से हो गई थी जिस दिन 18 दिन पहले द कश्मीर फिल्म फाइल रिलीज हुई थी। आज मैं उसके प्रभाव की एक बात अभी बता रहा हूँ, जिसमें जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो कहता है कॉमन सिविल कोड में परिचर्चा न करना। कॉमन सिविल कोड में बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात मत कहना, कॉमन सिविल कोड में आंदोलन मत चलाना। मैं अपनी इसी क्लास में, जस्ट आपके पीछे मेरी ऑफलाइन क्लास के बच्चे बैठते हैं, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि देखिए, इस देश में एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई 74 सालों में, और उस नैरेटिव में बहुत लोग उसमें सफल रहते हैं। कोई भी व्यक्ति मेरे इन विचारों को पर्सनल नहीं लेगा। मैं एक घटना को, जो चीज़ें हो रही हैं उसको न्यूट्रली एनालिसिस करने का प्रयास करता हूँ। मेरा अपना पंथ, मेरी अपनी राजनीतिक विचारधारा मेरे इस एनालिसिस पर न्यूनतम प्रभाव डाले, ऐसा मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। इसलिए इसको व्यक्तिगत न लेते हुए जो देश में चल रहा है उस एनालिसिस के रूप में लेंगे तो मेरे सारे व्यूअर को मेरी बात आसानी से समझ में आएगी। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि इस देश के सारे हिंदू खराब हैं, सारे मुसलमान खराब हैं, सारे हिंदू अच्छे हैं, सारे मुसलमान खराब हैं, नहीं। मैं सिर्फ कह रहा हूँ विचार, एक पैरामीटर, एक सोच, एक नज़रिया। तो जो पहला नज़रिया है वो ये कहता है कि अभी कुछ दिन पहले तक कॉमन सिविल कोड में भारत का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं था, और वो चाहता था कि कॉमन सिविल कोड का विरोध हो। लेकिन अब जो बाहर निकल के आया है, उनकी मीटिंग में कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध की, कॉमन सिविल कोड का समर्थन करें, मतलब विरोध ना करें। आपको याद है, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानपुर में मीटिंग करता है, और वो कुछ महीने पहले इस देश में सरिया लागू करने की वकालत करता है। कानपुर में मेरे बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर पे यही मीटिंग हुई थी,
और सरिया की बात कर दी कि इस देश में सरिया लागू किया जाए। आप समझते हैं सरिया मतलब इस्लामिक कानून? इस देश में सेकुलर राष्ट्र में क्या इस्लामिक कानून लगाना संभव है? नहीं है। लेकिन जो धर्म संसद की बात हुई हरिद्वार में, उसको लेकर के सारे मुसलमान उद्वेलित हैं, सारे मुसलमान असुरक्षित हैं। लेकिन जो कानपुर में हुआ सरिया कानून को लागू करने की बात को लेकर, इसमें किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि इस देश में सरिया नहीं लागू होनी चाहिए, जब ये राष्ट्र सेकुलर है। लेकिन द कश्मीर फाइल फिल्म ने इसी पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कहने के लिए बात कर दिया कि कॉमन सिविल कोड में आप अकेले विरोध न करें, जन आंदोलन न करें। ये द कश्मीर फाइल फिल्म का पहला प्रत्यक्ष प्रभाव जो है धार्मिक और सामाजिक रूप में दिखाई देता भारतीय समाज में। दूसरा प्रभाव जो हम बात करते हैं उसमें न्यायालय में आते हैं। न्यायालय में एक एनजीओ द्वारा एक रिट लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उसने कहा कि 30-32 साल पहले जो नरसंहार हुआ उसमें उन्होंने जगमोहन की जो बुक है उसको कोट किया है और 1-2 राइटरों की बुक को कोट किया है। द कश्मीर फाइल को कोट नहीं किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में रिट लगाई गई है और संभवतः सर्वोच्च न्यायालय इसे स्वीकार करने जा रहा है। वो सर्वोच्च न्यायालय जो 1990 से लेके 2022 तक चुप रहता है, वहाँ के हुए नरसंहार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुमो मोटो नहीं लिया। अब आप समझिए, वेस्ट बंगाल में 8 मुसलमान जिंदा जला के मार दिए गए उन्हीं मुसलमान भाइयों द्वारा, उनके भाइयों द्वारा, तो वहाँ की हाई कोर्ट ने सुमो मोटो ले लिया। वहाँ से SIT बैठ गई, वहाँ CBI जांच की बात हो गई, वहाँ राज्य सरकार से पूछा जा रहा है। लेकिन जब कश्मीर में 3 लाख से लेके 5 लाख हिंदुओं का पलायन होता है, 5 लाख हिंदू वहाँ से भगाए जाते हैं मार करके, काट करके, तो वहाँ का हाई कोर्ट चुप रहता है। वहाँ का हाई कोर्ट ही नहीं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी चुप रहता है। कोई जस्टिस की बात नहीं करता, कोई सुमो मोटो की बात नहीं करता, रिट दाखिल करने पर भी न्याय नहीं देता है। ये न्यायिक व्यवस्था की पंगुता का उदाहरण है कि 32 साल में इस देश में हाई कोर्ट भी था, उस राज्य में इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी था और वो चुप था, दुर्भाग्य से। ये न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। अब आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात हम कहते हैं केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार के भी कश्मीर फाइल के फिल्म के बाद उसके अंदर और ज़्यादा दबाव आया है कि वो जस्टिस करे, न्यायालय जस्टिस करे, सरकार जस्टिस करे अगर किसी के साथ इनजस्टिस या अनइक्वलिटी हो रही है। जैसे केंद्र सरकार ने ये बताया कि भारत में 10 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है, लेकिन एक एक्ट है जिसे बोलते हैं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2F में मनमानी प्रयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ही तय कर सकती है। क्या तय कर सकती है? कि कौन माइनॉरिटी होगा, यानी माइनॉरिटी नेशनल लेवल पर तय होगा, राज्य के लेवल पर माइनॉरिटी कौन होगा ये बात तय नहीं की जा सकती। तब केंद्र सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रभु, माय लॉर्ड या माय गॉड, माय लॉर्ड, केंद्र सरकार का ये अधिकार देखिए। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ही कह रही है कि जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2000 की धारा 2F ये केंद्र सरकार को मनमाना अधिकार देती है। राज्य सरकार के पास भी अपने राज्य लेवल पर माइनॉरिटीज को तय करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार में बदलाव है द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर। तो आप समझने का प्रयास करिए कि एक फिल्म कैसे इस देश की जुडिशरी में, इस देश की एग्जीक्यूटिव बॉडी में और इस देश के कॉमन पर्सन पर कैसा प्रभाव डाल रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों से कहती है, वही भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है, उनसे कहती है आप मूवमेंट न चलाएं, कॉमन सिविल कोर्ट पर प्रदर्शन ना करें। द कश्मीर फाइल फिल्म का प्रभाव। न्यायालय में रिट लगाया गया है कि अभी तक जो कश्मीरियों भाइयों के साथ इनजस्टिस हुआ वो जस्टिस किया जाए। और तीसरा, न्यायालय में भारतीय एग्जीक्यूटिव बॉडी सरकार कहती है कि माइनॉरिटी की जो परिभाषा है वो मनमानी है, केंद्र सरकार को अत्यधिक अधिकार देती है, तो केंद्र सरकार के अधिकारों को कम करने का काम किया जाए और राज्य सरकार को माइनॉरिटी तय करने का अधिकार दिया जाए। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने यहूदियों को माइनॉरिटी का दर्जा दिया। यहूदी माइनॉरिटी है महाराष्ट्र में,
तो आपको पहली बार पता होगा कि ये 2004 की धारा 2F के होते हुए भी महाराष्ट्र सरकार ने कैसे यहूदियों को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया है। तो इसी तरीके से हर राज्य को अपने राज्य में माइनॉरिटी स्टेटस तय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये बात भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में है, पॉलिटिकल परिचर्चा में है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कश्मीर फाइल को 3 हफ्ते हुए, 18 दिनों में तीसरा पूरा नहीं, 2-3 दिन बाद होगा। 3 हफ्ते के अंदर आप परिणाम देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी में, जुडिशरी में और भारतीय समाज में। इसीलिए मैंने कहा था कि भारत अब 2 तरह से देखा जाएगा, एक द कश्मीर फाइल्स फिल्म के पहले का भाग और दूसरा द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद का भाग। दोस्तों, इस देश में यह कतई जायज़ नहीं है कि किसी व्यक्ति के धर्म को देखकर उसके साथ जस्टिस या इनजस्टिस किया। तो इस देश में हिंदुओं का धर्म देखकर उनके साथ इनजस्टिस कैसे किया गया? लॉ तो धर्म नहीं देखता ना, कानून रूल ऑफ लॉ तो जाति नहीं देखता ना, रूल ऑफ लॉ तो पंथ नहीं देखता ना, रूल ऑफ लॉ तो क्षेत्र नहीं देखता ना। तो जब ये कुछ नहीं देखता तो 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं के साथ ये जो घोर अनाचार हुआ और उसके साथ साथ इस देश की एग्जीक्यूटिव बॉडी, इस देश की जुडिशरी बॉडी, इस देश के लेजिस्लेशन और इस देश की सोसाइटी चुप रही, ये जघन्य अपराध है भारतीय हिंदुओं के साथ में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के साथ में और भारतीय न्यायिक व्यवस्था के साथ में और भारतीय लेजिस्लेटिव व्यवस्था के साथ में और भारतीय एग्जीक्यूटिव व्यवस्था। ये हमारे ऊपर तमाचा है द कश्मीर फाइल फिल्म। न्याय व्यवस्था के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, लेजिस्लेटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर और भारतीय समाज, हम सबके ऊपर एक तमाचा मारा उस फिल्म ने कि आपको जगाने के लिए एक फिल्म बनानी पड़ रही है। सब सोए हुए हैं इस देश में। क्या किया सर्वोच्च न्यायालय ने? मेरी जानकारी में नहीं है, किसी की जानकारी में हो अवश्य बताएं। क्या किया हाई कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए? जहां एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी फेल हो जाती है, वहां जुडिशरी आती है ना हर जगह। वेस्ट बंगाल में आई कि नहीं आई? 8 मुसलमानों के मरने पर एसआईटी बन गई, लाखों मुसलमानों के प्रतिस्थापित होने पर, 4000 हिंदुओं के मरने पर, 4000 का ऑफिशियल डाटा है, मरे तो दाने कितने हैं, उनके मरने पर, हिंदुओं के विस्थापन पर न जम्मू हाई कोर्ट बोला न भारत की सुप्रीम कोर्ट कुछ बोली। अगर कुछ बोली हो तो आप अवश्य बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के हित के लिए क्या निर्णय दिया था। मेरी जानकारी में, मेरा जितना सूक्ष्म ज्ञान है उसमें मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं। आपके पास हो प्लीज़ नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए और कहिए सर ये जानकारी आप गलत जानकारी दे रहे थे, तो प्लीज़ आप जो जानकारी अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक बताया था वो यही था कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद क्या बदला। आपको बदलाव जुडिशरी बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में, लेजिस्लेशन में भी दिखाई देगा और इंडियन सोसाइटी सब जगह आपको बदलाव, हमने उपरोक्त उदाहरण दिए हुए हैं उनसे आपको बदलाव की बयान आपको दिखाई देने लगी। इतना तेज बूस्टर डोज लगा है, जैसे नहीं कोरोना का एक इंजेक्शन लगाओ 14 दिन बाद आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है, इसमें भी एक बूस्टर डोज लगा, 2 हफ्ते में इस देश को इम्यूनिटी आ गई। सेकुलरिज्म का मतलब है, पंथ निरपेक्षता का मतलब है सरकार धर्म के आधार पर कोई नीति नहीं बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस देश में जो पॉलिसीज बनेगी वो इस देश के नागरिकों के लिए बनेगी। पंथ निरपेक्षता का मतलब बहुमत को सताना और अल्पसंख्यकों को ज़्यादा अधिकार देना नहीं है, वैसे उससे उल्टा। पंथ निरपेक्षता का ये मतलब भी नहीं है कि बहुमत को सारे अधिकार दिए जाए और अल्पसंख्यकों को सताया। किसी को सताना ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये पंथ निरपेक्षता नहीं। हमें पंथ निरपेक्ष रहना है, हमें ना तो हिंदुओं को सताना है, ना मुसलमानों को सताना है, ना यहूदियों को सताना है, ना ईसाइयों, सब हमारे भाई, हम सब मिल के रहें। लेकिन कोई स्पेशल भाई नहीं है, वी आर इक्वल। हमारी 5 उंगलियां, सब बराबर नहीं है, लेकिन क्या किसी से कम प्रेम और ज़्यादा हमें प्रेम है कि बड़ी है तो ज़्यादा प्रेम की, अंगूठा छोटा है तो कम प्रेम का है? सबका अपना महत्व है। इसी तरीके से इस देश में हर जाति और वर्ग का अपना महत्व है। किसी को लेकर के किसी दूसरे को सताना जायज़ है, अन्याय है, रूल ऑफ लॉ के विपरीत है, भारतीय संस्कृति के विपरीत। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी ये परिचर्चा आपको अवश्य समझ में आई होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि मेरा जो छोटा सा सामाजिक परिवार है ये धीरे धीरे बड़ा होता रहे और हम एक परिचर्चा को, एक नए विचार को भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्थापित कर सकें।
दोस्तों आज की परिचर्चा हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।